ज्ञानदा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसके पूर्व वाली वीडियो में आपको वर्ण और वर्ण से संबंधित जानकारी प्रदान किए थे। उसमें मैंने बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, मात्रा क्या है, एक मात्रिक स्वर कौन है, द्विमात्रिक स्वर कौन है, त्रिमात्रिक स्वर कौन है, इससे संबंधित आपको हम जानकारी दे चुके हैं। यानी स्वर से संबंधित स्वर कितने हैं, है ना, ये सभी जानकारियां आपको हम पूर्व के वीडियो में दे चुके हैं। अब शेष रह गई है व्यंजन वर्ण। तो समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं और वह है आपका व्यंजन वर्ण। तो आइए, है ना, अपना टॉपिक पर हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो इसके पूर्व वाली वीडियो में हम लोग स्वर में देखे थे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे अ, आ, ई, है ना, जो 11 हम लोग पढ़ चुके थे। अब है आपका व्यंजन वर्ण कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे, वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, मतलब वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है ना, उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। यानी वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ना, है ना। जैसे तो व्यंजन वर्ण का अगर हमको डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उसकी परिभाषा, तो व्यंजन वर्ण, है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, है ना, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं, मतलब, है ना, जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है वह वर्ण व्यंजन है। जैसे 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 कहलन, खहलन, गहलन, घहलन, है ना, इत्यादि इत्यादि, ये सभी जो है व्यंजन है। ये सभी क्या है? व्यंजन है। इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी, है ना, व्याकरण में, है ना, या हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो जैसा कि, है ना, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है ना। तो ठीक उसी तरह से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, कुल 33, ठीक है ना, कुल 33। जैसे हम लोग, है ना, देखते हैं कि वह 33 कौन कौन है। हालांकि हम लोग जो ककहारा पढ़े हैं बचपन से, उसमें बताया गया है कि ककहारा में जो 36 अक्षर जो होते हैं उसको हम लोगों को व्यंजन में बता दिया गया है ना, कि ककहारा में जो अक्षर है वो व्यंजन है ना। लेकिन ककहारा के 36 अक्षर व्यंजन नहीं होता है ना। उसमें क से लेकर ह तक ही मात्र व्यंजन है। अंतिम के 3 छ, त्र और य इसे व्यंजन में रखा नहीं गया है ना। यानी क से लेकर ह तक
जिसकी संख्या मात्र 33 है, क्योंकि क से ज्ञ तक 36 है। तो 36 में 6 तरह ज्ञ 3 अगर हटा देते हैं तो बचता है 33। तो क से लेकर ह तक ही मात्र व्यंजन है, जिसे हम है ना बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसे हम लोग समझेंगे। जैसे है ना, ध्यान दीजिएगा, कटहरा को हम लिख रहे हैं जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ट ठ ड ढ टवर्गी, त थ द ध न, प ह ब भ म, य र ल व तालाब स मूर्धन स दंत स और ह, है ना। फिर छ त्र व्य, ये हमारे कटहरा के 36 अक्षर है ना। इस 36 अक्षर में अंतिम जो 3 है, ये जो 3 है, ये हमारा स्वर व्यंजन नहीं, ये व्यंजन नहीं है। क से लेके यहां तक ही मात्र व्यंजन है, जिसकी संख्या 3, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, है ना, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन कुल कितने हैं? 33 है। अब प्रश्न उठता है ना, कि व्यंजन जब हम सीख लिए तो अब हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो है ना, याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण जिस प्रकार से स्वर वर्ण आप पढ़े हैं कि मात्रा के दृष्टि से स्वर वर्ण 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भेद है ना। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उस व्यंजन, ठीक है ना। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा स्पर्श व्यंजन, है ना। तो अब हम समझते हैं कि ये जो 33 है, उस 33 में कौन कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन कौन अंतस्थ व्यंजन है और कौन कौन उस व्यंजन है ना। तो इसको जानने से पहले आप कटहरा से संबंधित अन्य चीजों को पहले हम जान लेते हैं। जैसे इसमें पहले जानना है हमको वर्ग, क्या जानना है? वर्ग। पहले हमको जानना है वर्ग, है ना, कि वर्ग क्या है कटहरा में। तो देखिए, कभी भी आप कटहरा लिखा हुआ देखे होंगे तो कटहरा में, है ना, ये जो पहली जो पंक्ति हम लोग लिखते हैं उसमें वर्णों की संख्या 5 ही होती है। दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो पंक्ति है, उसमें भी वर्णों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तीसरी लाइन में भी 5, चौथी पंक्ति में भी 5, पांचवी पंक्ति में भी 5। लेकिन इसके बाद जो छठी आप देखते हैं तो छठी में क्या 5 है? नहीं, नहीं, है ना। तो ये जो देख रहे हैं कि कटहरा में प्रथम 5 पंक्तियां, जिसमें प्रत्येक में 5 वर्ण है। प्रत्येक में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। तो कटहरा के प्रत्येक पंक्ति जिसमें 5 वर्ण है, वो पंक्ति कहलाता है वर्ग। उस पंक्ति को क्या कहते हैं हम? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम जो कटहरा पढ़ते हैं, उस कटहरा में 5 पंक्ति है ना, है ना। तो प्रत्येक पंक्ति को वर्ग कहते हैं। तो पहली पंक्ति या दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी, मतलब 5 वर्ग है। अगर कोई पूछता है कि, है ना, कटहरा में कितने वर्ग होते हैं, तो क्या कहेंगे? 5 वर्ग होते हैं, है ना, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग को, है ना, प्रत्येक पंक्ति वर्ग कहलाता है और 5 वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस पंक्ति के पहले अक्षर से हुआ है, ठीक है। क्योंकि
पहली लाइन का पहला अक्षर, पहले वर्ग का पहला अक्षर क है। क्या है? क है, इसलिए इसको कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं? क वर्ग। अच्छा, एक और बात, क्योंकि ककहारा में हम लोग जो ऐसे लिखते हैं तो देखिए क ख ग घ अंग ये जो लिखा हुआ है इसमें कहीं हलंत लगाया हुआ है? नहीं है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं बाबू, व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल वर्ण भी है। क्या नाम है? हल। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हलंत लगा होता है। तो हमें प्रत्येक में हलंत लगाना होगा। प्रत्येक में क्या लगाना होगा? हलंत लगाना होगा, है ना? बात समझ गए ना? है ना? इसको समझिएगा आप लोग, प्रत्येक में हलंत लगाना होगा, यहां से लेके यहां तक। मेरी बात समझ रहे हैं ना? है ना? इसको कहते हैं हम लोग, है ना, हल वर्ण या व्यंजन वर्ण, है ना? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कितनी? 33। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हम लोग ककहारा पढ़ते हैं उस ककहारा में तो हलंत नहीं है ना? तो वो क्या है? बात समझ गए ना? तो सबसे पहली बात, आप इसको जानने के लिए एक चीज हम पहले बता देते हैं, तब हम वर्ग पर चलते हैं, है ना? जैसे देखिए, अब आप ये देखिए, ये जो हमने लिखा ई क लिख दिया, ठीक है? तो तय है कि ये व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है ना? व्यंजन वर्ण है ना? इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए हम इधर से लिख देते हैं और सटा के व्यंजन वर्ण है ए। अब देखिए इसके बाद, है ना, हम जो है यहां पर जो ए लिखे हैं, देखिएगा ई अ, ई आ, ई अनिहर्ष ई आई दीर्घ है, लिखे, है ना? अब इसको आप समझिएगा, हम आपको इसके पूर्व पढ़ाए हैं कि जब भी व्यंजन में स्वर जुटता है, स्वर जुटता है, तो स्वर डायरेक्ट नहीं जुटता है, स्वर की मात्रा जुटता है, स्वर की मात्रा जुटता है ना? तो हालांकि आप जान रहे हैं ये तो स्वर है आपका, ये स्वर वर्ण है, ये है ना आपका स्वर वर्ण, ठीक है? तो अब इसकी मात्रा जुटता है, मात्रा जुड़ने से कौन सा, है ना, ये अक्षर बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना? जैसे अब देखिए क आ जोड़ अ, इसमें ही जोड़ते हैं क जोड़ अ। तो अ आपको पढ़ाएं कि अ एक ऐसा स्वर है जिसमें, है ना, मात्रा नहीं होता है, यानी मात्रा रहित स्वर है। कौन? अ, है ना? तो अ जब भी जुटेगा तो जुटने पर जो बनेगा तो बनता है, तो जब भी स्वर जुटता है तो हलंत, तो डायरेक्ट हलंत हटा देंगे, तो क्या बना? क। क्या बना? क, यानी क हलंत क प्लस हलंत का क, ठीक है? अब देखिए, अब क हलंत का जोड़ आ, तो जब भी स्वर जुटेगा व्यंजन में, है ना, तो हलंत क्या होगा? हट जाएगा, और हलंत हटेगा और इसकी मात्रा, तो आ की मात्रा होता है एक का, है ना? अब देखिए इसको, देखिए क हलंत का जोड़ ई, इसको जोड़ दीजिए ना, है ना? क हलंत का जोड़ ई। तो आप तो जानते हैं कि व्यंजन में डायरेक्ट स्वर नहीं जुटता है, स्वर की मात्रा, तो ये हर्ष ही है, तो हर्ष ही की मात्रा तो ऐसे होता है ना? तो जुटता है कैसे? सबसे पहले हलंत हटाएंगे और इसकी मात्रा को जोड़ देंगे, हो गया? अब इसको जोड़ेंगे तो क्या, पहले हलंत हटाएंगे और दीर्घी की मात्रा यह, समझ गए ना? तो ये जो नीचे वाली जो पंक्ति, नीचे वाला जो ये बन रहा है, इसको कहते हैं संयोग। इसका और इसका योग न है। तो उसी तरह से अब जब हम लोग ककहारा पढ़ते हैं तो ककहारा में जब ये हलंत हटाया हुआ रहता है तो आप बोलिए क, तो इसके अंत में आ है, ख इसके अंत में आ है ना? ग, तो जो जुड़ा तो ये तो संयोग न बन गया। मेरी बात समझ गए? लेकिन हाँ, तब तो है कि आमतौर पर इसे हम व्यंजन वर्ण के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन जानना चाहिए कि अगर शुद्ध व्यंजन हम लिखेंगे तो सब में क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत?
नहीं ना। अब इतना जब जान गए हैं तो इसके बाद वाली चीज, हाँ, तो हम लोग थे वर्ग पर, हम लोग कौन पर थे, वर्ग पर। तो वर्ग को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि ककहारा के प्रत्येक पंक्ति जिसमें 5 वर्ण है वो प्रत्येक पंक्ति वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, वर्ग कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ककहारा में कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है ना। और उस वर्ग का नाम उस पंक्ति के पहले जो अक्षर है उस पर है ना। जैसे इस वर्ग, पहली पंक्ति पहली वर्ग, तो चूंकि पहला अक्षर का है तो इसको कहेंगे कवर्ग। कौन वर्ग, दूसरी पंक्ति को च वर्ग, तीसरी क वर्ग, चौथी त वर्ग और पांचवी प वर्ग। ये 5 जो है क्या है, वर्ग। कचटतप, क च ट त प, यानी किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है ना। कवर्ग चवर्ग कवर्ग कवर्ग और वर्ग, ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण। जैसे अगर कवर्ग का द्वितीय वर्ण ख, कवर्ग का चतुर्थ वर्ण ह, चवर्ग का तृतीय ज, कवर्ग का पंचम न, कवर्ग का तृतीय द, है ना, कवर्ग का प्रथम प। ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। अब इतना जब जान गए, वर्ग जब समझ गए बाबू, तो अब हम लोग को समझ लेना है कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। तो याद रखना है व्यंजन के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, है ना। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के भेद किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद या प्रकार। तो व्यंजन के कितने प्रकार बताए, 3। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के 33 है ना, उस 33 से 3 ही प्रकार में से किसी एक में होगा। ठीक है, तो पहला जो है व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला में हम लोग पढ़ते हैं कौन व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा में पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ध्यान देने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, है ना। जिस तरह से स्वर में हम लोग पढ़े थे कि स्वर मात्रा के आधार पर 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। उसी तरह से व्यंजन जो है, व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब प्रश्न उठता है कि व्यंजन जो 33 है, इस 33 में से कौन कौन स्पर्श है, कौन अंतस्थ है और कौन ऊष्म है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ककहारा में कितने वर्ग था, 5 वर्ग। क च त त प, 5 वर्ग। तो पांचों वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, मतलब कह सकते हैं कि क से लेके म तक, क से लेके म तक, तो क से लेके म तक में पांचों वर्ग के वर्ण आ जाएगा कि ना, ठीक है ना। ताकि जो पांचों वर्गों में जितने भी वर्ण हैं, वे सभी के सभी वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन कहा जाता है बाबू, स्पर्श व्यंजन। न समझ में लो, टोटल को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। यानी कहने का मतलब है कि क से लेके म तक, तो क से लेके म तक तो किसी न किसी वर्ग में ना सब है कि 25 हो, तो क से लेके म तक कुल कितने, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है बाबू, 25। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी बोलिएगा, ये 25 है, ठीक है ना। इसी में से आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ दो दो कैसा वर्ण है ना, कह देगा कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, फल, है ना। तो क्या होगा, स्पर्श। यहां से यहां के बीच में देख लेंगे कि वो किसके अंदर है, तो यहां के अंदर में कोई भी होगा उसको हम कह देंगे स्पर्श, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा देगा कि 3 वगैरह में से देगा, क से म के बीच में। जैसे मान लीजिए कि ख दे दिया, मान लीजिए कि ज दे दिया, मान लीजिए कि भ दे दिया, और चौथा दे दिया है नहीं, और कह दिया कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो नहीं है तो कौन हो जाएगा, य। यहां से यहां के बीच में है ना जी, मेरी बात समझ गए, तो स्पर्श व्यंजन आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या देख लेते हैं, तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन का ही दूसरा नाम,
है ना, क्या वर्गीय व्यंजन है। कौन व्यंजन? क्यों? क्योंकि वो स्पर्श व्यंजन में जो 25 लेटर है, 25 अक्षर है, 25 वर्ण है, वह किसी न किसी वर्ग में ना है, पांचों वर्ग में से, इसीलिए इसको कहा क्या गया? वर्गीय व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम, इस स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी इसको कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना? ठीक है, तो बताइए क से लेकर म तक कितना हो गया? 25। और टोटल व्यंजन कितना है? 33। तो 33 में से 25 घटा दीजिए, 8। तो 8 जो बचा, तो 8 में 50-50 कर दीजिए, मतलब आधा आधा। 50-50 का मतलब आधा आधा। तो आधा कीजिएगा तो 8 के आधा का कीजिएगा तो 4 गो हुआ, तो 1 2 3 4, 4 गो हुआ। अब फिर 1 2 3 4, 4 में बांट दीजिए, बांट दिए ना? ठीक है, तो यहां से तो यहां तक, यहां से यहां तक तो स्पर्श हो ही गया था। अब ये 50-50 दो गो बचा, तो इसी में से एगो अंतस्थ है और इसी में से एगो उष्म है ना? तो बताइए ये जो 8 गो बचा, इसमें प्रथम जो 4 है, ये प्रथम 4 जो कि स्पर्श व्यंजन, और इधर अंतिम 4 वाला जिसको कहा जाता है उष्म व्यंजन, क्या कहा जाता है? कि कौची में है? बीच में है। अंत, अंत माने भीतर या बीच में, मध्य में, भीतर। तो ये किसके किसके भीतर? तो इधर है स्पर्श और इधर है उष्म, तो ये बीचवा में है। नहीं समझे? ये बीचवा, इसीलिए इसका नाम कौन है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन नाम है? अंतस्थ व्यंजन। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में इसको कहेंगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना? तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? यह वह। ठीक है ना? अब देखो ये जो अंतस्थ व्यंजन है बाबू, तो अंतस्थ व्यंजन के प्रथम या और अंतिम व, है ना? इसको जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हाँ, याद रखिएगा, य और कौची को? वा को, या और कौची को? वा को, इसको कौची कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? य और र को, यानी शुरू वाला लास्ट वाला अंतस्थ का, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या समझ गए? चलिए, अब इतना समझ गए, तो चलिए अब आते हैं हम लोग, है ना, उष्म व्यंजन को। कौन कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। तो देखिए ये जो 8 बचा था, तब 8 में प्रथम 4 तो अंतस्थ हो गया, और अंतिम 4 जिसमें तलाब्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह है, इसको कहा जाता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है भाई? तो उष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह से, है ना, उष्म यानी गर्म वायु निकलता है ना, रगड़ से गर्म वायु निकलता है, इसलिए इस व्यंजन का नाम पड़ गया कौन चीज? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन के तहत आता है तलावे स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। समझ में आ रही? ठीक है, तो चलिए अगर इतना अगर आपने समझ गया कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कुल कितने हैं, है ना, व्यंजन के कितने भेद हैं, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे, उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अंतस्थ स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो 25। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4। उष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो 4। समझ गए ना? मेरी बात समझ गए, है ना? तो इसमें से कौन कौन अर्ध स्वर कहलाता है? तो यह और वह। आप समझ गए? अब इतना जान गए हैं आप लोग, तो अब इससे आगे हम लोग चलते हैं कि, है ना, और हमको क्या क्या करनी है। तो देखिए ये 33 गो हुआ, लेकिन कटहरा में कितना था? 36 गो था ना? तो अगर कटहरा में 36 गो था, है ना, तब नीचे था ना बाबू, यहाँ पर आता ना ये छत्र और गया, है ना? समझ गए? तो ये तो व्यंजन नहीं है ना? तो याद रखना, छ, त्र और
ज्ञ को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है ना? ध्यान देना, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं जी? किसको कहते हैं इसको? तो संयुक्त अक्षर है ना, इसको देखो संयुक्ताक्षर, संयुक्त जोड़ अक्षर, संयुक्ताक्षर है ना, संयुक्त जोड़ अक्षर है ना। तो संयुक्ताक्षर, संयुक्त माने मिला हुआ, मतलब दो अक्षरों से मिलकर बने हुए अक्षर को क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर। तो दो अक्षर आप देख लेते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक ना? इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं और आपको समझा देते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिएगा फट से अब है आपको संयुक्ताक्षर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको देखिए, देखिएगा संयुक्ताक्षर है ना। तो संयुक्ताक्षर है ना, तो जैसे संयुक्ताक्षर में था आपका छ, त्र और कौन चीज ज्ञ। तो दो अक्षरों से मिलकर, अब कभी कभी मैट्रिक में पूछ देता है ना, कि छ किस किस का योग है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब ना समझ में आए कि किसका किसका योग है, तो देखिए आप लोग अंग्रेजी में है ना कैसे का के एच खा पढ़े हैं ना, तो उसमें छ का स्पेलिंग क्या होता है? के एस एच, के एस एच से क्या हुआ? छ, और टी आर से क्या होता है जी? तो और जे वाई एन से क्या होता है जी? ये। अब यहां से समझ लेंगे है ना कि किसका किसका योग हुआ है, तो छ बना है। तो देखिए आप पढ़े होंगे अंग्रेजी में कि के से क, ठीक है, और एस एच है, एस एच है ना, मूर्धन्य स है ना। अब बताइए क और स से मिलकर क्या बना हुआ है? छ। ये हमेशा याद रखना, क और स से मिलकर, तो दो अक्षर से मिलकर छ बना ना जी, बोलो। हाँ, तो संयुक्त अक्षर हुआ कि नहीं? अब इसको पढ़ो, त्र को, तो टी से त, आर से बोलिए र। तो अब बताओ, त्र जो है, त्र त और र से, तो बताइए दो अक्षरों से ही, दो व्यंजनों से मिलकर बना या नहीं बना? ठीक है। अब इधर आइए ज्ञ को, है ना। अब ज्ञ को आइए, जे से क्या होता है? ज, बोलिए। वाई एन से क्या होता है? य होता है। बताइए दो व्यंजन है ना, दो अक्षर मिला हुआ है, तो दो अक्षरों के मेल से बने हुए अक्षर को क्या कहिएगा? संयुक्ताक्षर। तो छ और ज्ञ को हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो इसको भी समझ गए आप लोग। अब आगे हम लोगों को कुछ टर्म, कुछ शब्दों की जानकारी हम लोगों को लेनी है। जैसे अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पहली वीडियो में हम वर्ण और स्वर से परिचित करा दिए थे, अभी हम व्यंजन से परिचित करा दिए। अभी स्वर और व्यंजन जब आप जान गए हैं, तो अब और कुछ जो शब्द जो आपको एग्जाम में पूछ देता है ना, निश्चित पूछता है, कुछ भी करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी चीज है ना। यानी वर्ण जो है मैट्रिक के एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो बच्चा इसको माने अच्छी तरह से है ना अध्ययन कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक पाली में, दो पाली में परीक्षा होती है, तो प्रत्येक पाली में 7 से 8 क्वेश्चन वर्ण से रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो अगर 7 भी रहा एक पाली में, फिर दूसरे पाली में 7 का 7 7 14 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन वर्ण से केवल दे देता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को जो बता रहे हैं, अगर ध्यान से समझ रहे हैं, तो कभी आपको दिक्कत होगी नहीं। एक बार अगर टाइम देके पढ़ लिए, तो फिर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ गए? आगे आइए। अब एक शब्द आपको यहां पर पढ़ने के लिए एग्जाम में दे देता है, पूछ देता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा कौन चीज? तथा महाप्राण। कौन चीज? महाप्राण। अल्प प्राण और कौन चीज?
महाप्राण। अल्प प्राण किसको कहेंगे, महाप्राण किसको कहेंगे, इसको क्या करना है, समझना है। ठीक है ना, समझ रहे ना आप लोग, है ना। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए सबसे पहले कुछ डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अल्प प्राण किसको कहते हैं, तो कहते अल्प माने क्या होता है, अल्प माने थोड़ा या कम। अप्राण से समझ लीजिए प्राणवायु। ठीक है, यानी वह वर्ण जिसके उच्चारण में, वह वर्ण जिसके उच्चारण में, है ना, क्या भाई, है ना, तो थोड़ी मात्रा में वायु प्रक्षेप हो, वायु निकले। यानी वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में वायु का क्या हो, प्रक्षेप हो, वायु निकलता है, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। वैसे वर्ण को क्या कहिएगा, अल्प प्राण। ठीक है ना। और जहां तक महाप्राण की बात है, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में, महा माने बड़ा, बड़ी मात्रा में, है ना, प्राण वायु क्या होता है, प्रक्षेपित होता है, निकलता है ना। बात समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है हमारा कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु प्रक्षेपित होता है, तो उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। और वह वर्ण जिसके उच्चारण में बड़ी मात्रा में प्राणवायु प्रक्षेपित होता है, यानी वायु निकलता है, उसको कहते हैं महाप्राण। मेरी बात समझ में आ गई, बात समझ गए, ठीक है। अब अल्प प्राण में कौन कौन से, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएगा, सो समझिएगा, है ना। ये अल्प प्राण में तो सबसे पहले हम ककहारा लिख देते हैं। ठीक है ना, उससे समझ जाइएगा आप लोग। हिंदी का ककहारा जो आपको पढ़े हैं, आप पहले लिख लीजिए। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग। फिर देखिए च, छ, ज, झ, इं। ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी न। च, छ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, प्लाव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। यही नहीं 33 वो। चलिएगा देखिएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या पढ़े आप लोग, अल्प प्राण में तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकलता है मुख से, है ना, तो अल्प प्राण हुआ। तो अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, इसको जरा समझ जाइएगा। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन, तो टोटल कुल जो जितने भी स्वर है ना, स्वर टोटल स्वर जो है अल्प प्राण में। ठीक है, तो कुल स्वर कितने हैं, 11 है ना। यानी कह सकते हैं संपूर्ण स्वर, संपूर्ण स्वर वर्ण। ठीक है, प्लस ये तो ऐसा करेगा। इसके बाद किसी ककहारा में किसी भी वर्ग का, वर्ग 5 है ना, तो किसी भी वर्ग का पहला तृतीय, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तृतीय और पंचम वर्ग, है ना, पहला तृतीय और पंचम वर्ग नहीं, ई प्रथम तृतीय आई पंचम, है ना, वर्ग। तो देखिए क्या हुआ, 5, 10, 15, तो है ना, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का तृतीय, प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। ठीक है, बात समझ गए। चलिए और कौन, तो पूरे के पूरे अंतस्थ व्यंजन, पूरे के पूरे कौन सी, अंतस्थ, ये वाली अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद कौन, इसके बाद
अनुस्वार, कौन जी, अनुस्वार प्लस अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार। तो आप जोड़ के देख लीजिए, है ना, कि टोटल कितना, तो संपूर्ण स्वर तो 11 हो, है ना, जो किसी भी वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ग, तब वर्ग 5 पंक्ति 15 गो, ई हो गया कितना 15। अपल संतस्त व्यंजन के गो 4 गो, अनुस्वार के गो 1 गो, तो टोटल मिला के कितना हुआ 31, है ना। तो अल्प प्राण की संख्या टोटल क्या हो गया 31 गो, यानी अल्प प्राण टोटल कितने हो गए 31 गो। किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलिए जल्दी नहीं। अब जो है महाप्राण को देखेंगे, कुछ को महाप्राण को देखेंगे, तो देखिए ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, महाप्राण को देखते हैं, महाप्राण। तो देखिए वर्ण में स्वर 11 को है, तो टोटल 11 तो आ गया अल्प प्राण में, गोल करिए, है ना, इसमें से तो प्रथम तृतीय अपंचम आ गया। तो जब महाप्राण बचा, तो महाप्राण किसको कहते हैं, वह वर्ण जिसके उच्चारण में बड़ी मात्रा में वायु प्रक्षेप हो, बड़ी मात्रा में वायु निकले, नहीं तो वैसे वर्ण कौन कौन होगा, तो किसी भी ककहारा में, है ना, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, है ना, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, है ना, तथा चतुर्थ, समझ में आई थोड़ा ना, ठीक है। और कौन होगा भाई प्लस, अब देखिए, अब है ना, इसके बाद कौन होगा उष्म व्यंजन, कौन होगा उष्म व्यंजन, तो प्लस क्या लिख दो उष्म व्यंजन, ठीक है। अब प्लस, और देखो अब अनुस्वार जो था, अनुस्वार लेते थे ना, अनुस्वार, तो अनुस्वार किसमें आया था अल्पप्राण में, तो अनुस्वार के बाद कौन बचता है विसर्ग, विसर्ग बचता है, तो विसर्ग है महाप्राण, विसर्ग कौन सी है महाप्राण। तो यहां पर एक वर्ड और लिख दीजिए विसर्ग, ठीक है। अब इसको टोटल जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि महाप्राणों की संख्या कितनी है। तो चलिए प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, तो द्वितीय में देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा ही दीजिए, ऐसे इसको मिटा दीजिए, आप फिर से आप महाप्राण के लिए पारिए, तो आप देखिए, है ना, तो द्वितीय, तो द्वितीय प्रत्येक का द्वितीय वर्ग ई आएगा और चतुर्थ ई आएगा। अब बताइए इसमें कितना 5 आई, कितना हुआ 10, तो ये टोटल जो होगा इसमें देखिए, तो यहां से लेके यहां तक ये 10 गो हुआ, अब प्लस उष्म व्यंजन, तो कुल उष्म व्यंजन क्या वो है 4 गो, तो प्लस 4, और विसर्ग क्या वो है 1, तो प्लस 1। अब टोटल कितना हो गया 15। अब बताइए महाप्राण में वर्णों की संख्या कुल कितनी होगी 15। मेरी बात समझ में आ गई, समझे आप लोग कि नहीं समझे, समझे ना। अब आपसे कोई पूछता है कि महाप्राण किसको कहेंगे या अल्प प्राण, तो अल्प प्राण किसको, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम मात्रा में वायु प्रक्षेप हो, है ना। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 31। महाप्राण किसको कहते हैं भाई, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में बड़ी मात्रा में, है ना, वायु प्रक्षेप हो, इसकी कुल संख्या कितनी है भाई 15। कौन कौन है, तो आपको यहां हम लिख दिए, मेरी बात समझ गए, अल्प प्राण और महाप्राण समझने में दिक्कत नहीं। अब अगली, है ना, जो शब्द हम लोग व्याकरण का पढ़ने जा रहे हैं इस वर्ण से जुड़ा हुआ, वह आपका है
है ना। देखिए मिटाते हैं घोष और अघोष वर्ण, जल्दी देखिए घोष और अघोष वर्ण, ठीक है। चलिए आइए, है ना, देखिएगा आप लोग घोष और अघोष, घोष तथा अघोष, ठीक ना। चलिए घोष और अघोष अब समझिएगा। देखिए ये जो घोष शब्द है, घोष, देखिए इस शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि घोष किसको कहते हैं। घोष मीन्स होता है आवाज, घोष मीन्स आवाज, ठीक है। और अघोष माने जिसमें कोई आवाज नहीं, ठीक है। अब इस पर इसकी परिभाषा है, तो आवाज, है ना, आवाज को दूसरे शब्दों में कहा जाता है, एक शब्द इसके लिए नाद, नाद मीन्स आवाज, नाद मीन्स आवाज, है ना। आप पढ़े होंगे ना, रामायण में रावण का एक बेटा था जिसका नाम था मेघनाद, मेघनाद, मेघ माने बादल, नाद माने आवाज या गरजने, अरे मेघ की तरह गरजने वाला, आवाज करने वाला, उसको कहे मेघनाद। तो नाद के आधार पर, है ना, वर्ण जो है दो प्रकार के, घोष और अघोष, है ना। तो कहता है कि नाद के आधार पर, है ना, यानी वह वर्ण, है ना, जो नाद के आधार पर जिससे आवाज क्या होती हो, निकलती हो, रगर से आवाज उत्पन्न होती हो, है ना, तो उसको कहेंगे घोष। और जहां पर, है ना, कहता है कि कोई रगर न उत्पन्न हो, कोई हकार जैसी ध्वनि न निकले, वो हो गया अघोष, समझ गए। तो अब इसको देखेंगे हम लोग कि इसमें से, है ना, वर्णों में से कौन कौन घोष वर्ण है और कौन अघोष। तो ये मैट्रिक के एग्जाम में, आगे कंपटीशन में ये सभी पूछते रहता है कि कौन कौन सा वर्ण जो है घोष है, कौन अघोष है, बात समझ गए। चलिए तो देखिएगा कि घोष, तो देखिए सबसे पहले फिर ककहारा लिखना होगा, है ना, ककहारा लिखना होगा। तो देखिए ककहारा लिख रहे हैं और लिख के आपको हम समझा देते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क ख ग घ और अंगा, ठीक है। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ठवर्गी न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व प्लाग स मूर्धन्त स दंत स, हाँ, है ना। अब इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा जहां तक घोष की बात है, सोचिए कि घोष की, है ना, समझ गए। तो घोष में कौन कौन से वर्ण घोष में आएंगे, कौन कौन से होंगे, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 11। तो घोष के अंतर्गत जो है, घोष के अंतर्गत तो कुल स्वर यानी सभी स्वर, ठीक है ना, प्लस सभी स्वर होगा कौन, घोष में, ठीक है। और ककहारा जो हम पढ़ते हैं, तो ककहारा में 5 गो वर्ग है ना, कहते तप, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ग, यानी अंतिम 3 में कौन आएगा, पहला दूसरा छोटा, अंतिम 3, 1 गो 2 गो 3 गो, अंतिम 3, यानी ग घ अंग, यानी तृतीया चतुर्थ और पंचम, है ना। ये अंतिम जो 3 हुआ, ए वाली, ए वाली, ए वाली, ए वाली, ए वाली, ए वाली, है ना, ये सब जो हुआ, ये सब के सब ये आएगा किसमें, घोष में, ठीक है। है ना, किसी भी यानी प्रत्येक वर्ग का, ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, अंतिम
3 वर्ग, ठीक ना। प्रत्येक वर्ग का, है ना, ये जो आप देख रहे हैं अंतिम क्या वर्ग, 3 वर्ग, और सभी के सभी, है ना, यार अलावा ये जो है ये अंतस्थ है ना, आई उसमें, है ना, तो सभी के सभी अंतस्थ, ये टोटल सभी अंतस्थ, है ना, अंतस्थ वर्ग, ठीक है ना। और इसके साथ उस व्यंजन में से ह, और उस व्यंजन का कौन सी ह, है ना, ह किसमें आएगा, घोष में, ठीक है ना। तो ये सभी जो आ गया वो घोष में, घोष में कौन कौन, तो टोटल स्वर यानी 11 के 11, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ग, तो यानी पंक्ति आई 15, ध्यान दीजिए ना, पंक्ति आई 15, ठीक है। टोटल के टोटल अंतस्थ, तो 4 के 4 ई, और ये वो ह, ये सब किसमें आया, समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, है ना, घोष समझ गए। अब आ जाइए दूसरा कौची, अघोष, अघोष, अघोष में तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल के टोटल स्वर जो है तो इसमें हो ही गया, तो इसमें कुछ बचा नहीं, तब बच गया कौची, तो ककहारा में जो 5 वर्ग है, तो उस 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 लेटर बच गया ना। तो याद रखिएगा घोष में क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 वर्ग, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का 2 गो, पहला 2 गो, है ना, ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये वाला अघोष, ये कौन सी, ये हो गया घोष, ये हो गया कौन सी घोष, और ये कौन सी हो गया पहला अघोष। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, अघोष। अब बताइए इसके बाद क्या रह गया, उस व्यंजन में तीनों स रह गया, कलाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स, यानी हम प्लस में लिख सकते हैं यहां पर कि कलाब्य स, मूर्धन्य स और कौन सा बाबू, दंत स, ठीक है ना, की दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो ये सब के सब, है ना, तो देखिए अघोष में कौची का प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 गो वर्ग, ठीक है, तो 2 गो वर्ग प्रत्येक वर्ग का, तो 10 गो इधर हो गया और इधर 3 गो हो गया, नहीं समझे, समझ गए, घोष और अघोष आप लोग समझ गए, ठीक है ना। तो अब जो है रह गया है कुछ, है ना, माने इस वर्ण से जुड़ा हुआ, है ना, कुछ जो है शब्द रह गए हैं, है ना, संयुक्ताक्षर से जुड़ा हुआ कुछ जो शब्द रह गए हैं जो पूछ देता है एग्जाम में, है ना। अब उसको अगली बार, है ना, अगली बार हम आपको, है ना, अगला जो वीडियो है उसमें आपको बना करके दे देंगे। उसमें अभी बचा हुआ है जैसे, है ना, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान, और बहुत सारे, है ना, व्यंजन और अति वर्ण से जुड़ा हुआ जो अन्य सभी जो टर्म है, शब्द है ना, उससे जो एग्जाम में आपको पूछते रहता है। तो वर्ण पर आधारित एक और वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें वो हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। लेकिन जहां तक आज की बात है तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी, तो कृपया आप मेरे चैनल, है ना, ज्ञानदा क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे, है ना, क्योंकि आपका ये जो प्रयास होगा वो हमको बल देगा, है ना। हम आपके इस सब्सक्राइब से
और जो है प्रोत्साहित होकर के और मन से कार्य कर सकेंगे और ज्यादा समझाने का कार्य कर सकेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न मिस न हो और दोबारा इन चीजों को पढ़ना न पड़े। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करें।